जय हिंद साथियों, एक नए क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं साथियों जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 हो जाएगा आज हमारा। हमने 5 प्रैक्टिस सेट कर लिया है, जो कि हमारा आने वाला एग्ज़ाम जो है आरपीएफ कांस्टेबल जो हमारी भर्ती लगी हुई है उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर पर आधारित हैं, सबसे बड़ी बात है प्रीवियस ईयर पर आधारित जितने भी प्रश्न आने वाले हैं, आने की संभावना है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, उसकी सभी हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के ज़रिए हम सभी को कवर करेंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके क्लास को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको जोड़ें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखिए, एग्ज़ाम में पूछ चुका है ये। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? साथियों याद रखिएगा, दिल्ली चलो का नारा जो दिया था किसने दिया था उसकी बात ये कर रहा है। हम 50 क्वेश्चन करेंगे। कितने क्वेश्चन साथियों? 50 क्वेश्चन करेंगे। और ये हम सभी में जितने प्रैक्टिस सेट में करवा रहा हूँ सभी में 50-50 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हो सके आप उसको जा कर के प्लेलिस्ट बनी है वहाँ से जा कर के आप देख लें। ठीक है, आपके लिए बहुत ही लाभदायक ये क्लास साबित होगी। सभी क्लासेस आप देख लीजिए, आपको जीके जीएस में कहीं भी आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, ध्यान रखिएगा साथियों। चलिए देखते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा साथियों किसने दिया था उसकी बात ये कर रहा है। तो दिल्ली चलो का नारा MK गांधी ने दिया था, या फिर SC बोस ने दिया था, या फिर LL राय ने दिया था, या फिर इनमें से किसी ने नहीं दिया था। तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? SC बोस ने दिया था। किसने दिया था साथियों? SC बोस ने दिया था, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस कांड के कारण, कह रहा है किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्या कह रहा है? किस कांड के कारण असहयोग जो आंदोलन शुरू था, ठीक है, असहयोग आंदोलन क्या था, शुरू था, वो किस कांड के कारण उसको क्या किया गया? बंद करना पड़ा। इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा? पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें चौरी चौरा, दूसरा है चंपारण, और तीसरा है दांडी, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा? ध्यान रखिएगा साथियों, इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा चौरी चौरा कांड के कारण क्या किया गया था? असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा था। ठीक है, किसके कारण? चौरी चौरा कांड के कारण, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? कह रहा है साथियों सीमांत गांधी के नाम से, किन के नाम से भैया? सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। साथियों सीमांत गांधी के नाम से जो जाने जाते हैं उनका क्या नाम था? पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है लॉर्ड माउंटबेटन, दूसरा है सरदार पटेल, और तीसरा है खान अब्दुल गफ्फार खान, या चौथा है लॉर्ड डलहौजी। किसको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो किसको जाना जाता था? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा तीसरा। क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, 101% पूछे जाने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? साथियों ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, याद रखेंगे। प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन आरपीएफ पूछ चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन आने की संभावना है, और इससे संबंधित एसआई में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम अध्यक्ष महिला थी उनका नाम क्या है? पहला इसमें ऑप्शन दिया है सरोजिनी नायडू, दूसरा है एनी बेसेंट, तीसरा है सुचेता कृपलानी, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अगर मैं बताऊं तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा, एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट क्या थी? भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला थी। ठीक है, भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है ना, कांग्रेस की। चलिए ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। इसको आप लोग ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ मैं डाल दूँगा, वहाँ से जाकर के आप इसको निकाल सकते हैं या निकलवा सकते हैं, वहाँ पर से आप सॉल्व भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, केंद्र राज्यों के, कह रहा है केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। कह रहा है केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है 256 से 263 तक, और दूसरा है 250 से 280, और तीसरा है 252 356 तक। इनमें से क्या हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, ध्यान रखिएगा, 352 से 356 के मध्य में दिया गया है। याद रखेंगे 352 से 356 के मध्य में ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता है। कह रहा है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता क्या है उसकी बात कर रहा है। पहला इसमें जाति और धर्म, दूसरा ऑप्शन है क्षेत्र और राष्ट्रीय हित, तीसरा है राष्ट्रीय हित और धर्म, और चौथा है जाति धर्म और राष्ट्रीय हित। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा डी वाला, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जाति धर्म और राष्ट्रीय हित है। ठीक है, विशेषता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गोवा, कह रहा है गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा कब बनाया गया। कह रहा है भारतीय गणतंत्र का, गोवा की बात कर रहा है, भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा कब बनाया गया। पहला ऑप्शन है 1961, दूसरा है 1947, तीसरा है 1950 और चौथा है 1963। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1961 में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे 101% एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया है। साथियों समवर्ती सूची में रखने की बात कर रहा है, समवर्ती सूची में रखा गया है। इनमें से कौन सा है जो कि समवर्ती सूची में रखा गया है। पहला ऑप्शन इसमें दे रहा है जनसंख्या नियोजन, और दूसरा दे रखा है जनसंख्या नियोजन तथा परिवार नियोजन, तीसरा है आपका आर्थिक कर, और चौथा है राजकोष। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसमें का सही उत्तर जो है वो हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या नियोजन तथा परिवार नियोजन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा जनसंख्या नियोजन तथा परिवार नियोजन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति की बात कर रहा है। लगातार 2 बार भारत के 1 बाई 1 बने हैं, कौन है उनकी बात ये कर रहा है। तो ध्यान रखेंगे, पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है आर वेंकटम, दूसरा है राजेंद्र प्रसाद, और तीसरा है वी गिरी, और चौथा है राधा कृष्णन। ठीक है, राधा कृष्णन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, अगर मैं बताऊं इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद क्या थे, लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बादलों की बात कर रहा है, बादलों की बात कर रहा है। रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ क्या कहते हैं, रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं। ठीक है, जो रेशेदार दिखाई देने वाला मेघ है उसको क्या कहते हैं, उसकी बात ये कर रहा है। ध्यान रखेंगे, तो इसका पहला ऑप्शन है कपाशी बादल, दूसरा है मध्य मेघ, और तीसरा है पक्षाब, और चौथा है स्तरी। ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, अगर मैं रेशेदार की बात करता हूं तो वो हो जाएगा साथियों पक्षाब। ठीक है, पक्षाब मेघ क्या करते हैं, रेशेदार दिखाई देते हैं, और वो रेशेदार मेघ होते हैं। क्या होते हैं, रेशेदार मेघ होते हैं, पक्षाब को। ठीक है, पक्षाब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है उसकी बात ये कर रहा है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है उसकी बात ये कर रहा है। पहला ऑप्शन है मासिमराम, और दूसरा है चेरापूंजी, तीसरा है अमेजन घाटी, और चौथा है
रियूनियम। क्या है? चौथा है रियूनियम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, इसका जो सही ऑप्शन है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों मौसिम राम इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक वर्षा होती है विश्व में, ठीक है ना। विश्व में क्या है? विश्व का सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? वो हो जाएगा मौसिम राम, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? शुष्क स्थल की बात कर रहा है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शुष्क स्थल कौन सा हो जाएगा? विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? ठीक है, शुष्क स्थल कौन सा है? पहला है सहारा, दूसरा है थार, तीसरा है अटाकामा और चौथा है पेटागोनिया। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, अगर मैं इसका सही उत्तर बताऊं तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा अटाकामा। क्या हो जाएगा? अटाकामा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे सर्वाधिक विश्व का है जो कि सबसे सर्वाधिक शुष्क स्थान है अटाकामा, ठीक है ना। अटाकामा क्या हो जाएगा? सर्वाधिक शुष्क स्थल है, याद रखेंगे, भूलिएगा नहीं, 101% पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है उसकी बात कर रहा है। पहला ऑप्शन दे रखा है सुपीरियर झील, दूसरा है बैकाल झील और तीसरा है मिशिगन झील और चौथा है विक्टोरिया झील। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा सुपीरियर झील। क्या हो जाएगा? सुपीरियर झील हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, सुपीरियर झील होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। किस वायुमंडलीय परत, जो हमारी वायुमंडलीय परत है, को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? तो वायुमंडलीय परत को कौन सी ऐसी वायुमंडलीय परत है जो कि छत के नाम से जानी जाती है और वो मौसमी भी है, ठीक है, मौसमी परिवर्तन के छत के नाम से जानी जाती है। पहला है आपका क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है ओजोन मंडल और चौथा है क्षोभ मंडल। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका अगर मैं सही उत्तर बताऊं तो ये हो जाएगा साथियों क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? किसकी बात कर रहा है साथियों? सर्वाधिक गहरी झील की बात कर रहा है। सर्वाधिक गहरी झील है उसकी बात ये कर रहा है। तो ध्यान रखेंगे, पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है मिशिगन झील, दूसरा है बैकाल झील और तीसरा है टिटिकाका झील और चौथा है विक्टोरिया झील। इसका जो सही उत्तर होगा, इनमें से कौन सी ऐसी झील है जो विश्व की सबसे गहरी झील है? ठीक है ना, गहरी झील है। ध्यान रखेंगे, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा साथियों बैकाल झील। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, भूलिएगा नहीं, 101% एग्ज़ाम में आने की संभावना है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, बैकाल झील। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़े भी होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो आज जान लीजिए। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है, पहला है आपका क्या देखने को मिलता है? एंजील, दूसरा ऑप्शन दे रखा है नियाग्रा और तीसरा ऑप्शन दे रखा है बोयोमा और चौथा है नियाग्रा। ठीक है ना, नियाग्रा। 2 बार ऑप्शन दे दिए हैं नियाग्रा, लेकिन आप एक ही मान के चलेंगे। तो यहाँ पर सही उत्तर जो है वो सही उत्तर हो जाएगा एंजील। क्या हो जाएगा साथियों? एंजील हो जाएगा। एंजील हो जाएगा विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा क्या है? जलप्रपात है, एंजील हो जाएगा सही उत्तर। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर रहा है नियाग्रा
ताप कहाँ है, प्रपात कहाँ है, नियाग्रा प्रपात कहाँ है, यूके में या फिर चीन में या फिर यूएसए में या फिर रूस में। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों यूएसए में। यूएसए में है, कहाँ है साथियों, यूएसए में है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है मृत सागर या फिर काला सागर या फिर एजियन सागर या फिर कैस्पियन सागर। सबसे गहरा स्थल है, इनमें से कौन सा है, कौन सा सागर है जो सबसे गहरा है पृथ्वी पर। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर अगर मैं बताऊं तो वो हो जाएगा साथियों मृत सागर। क्या हो जाएगा, मृत सागर सबसे गहरा स्थल है। याद रखेंगे, भूलिएगा नहीं, 101% संभावना है इसकी, यानी कि मृत सागर इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। मृत सागर सबसे गहरा स्थल है पृथ्वी पर। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं, रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते। कह रहा साथियों बादल अवक्षेप होकर के क्यों नहीं बरसते, क्यों नहीं बरसते हैं। ठीक है, बादल बना लेकिन अवक्षेप होकर के क्या हुआ, लेकिन बरसते नहीं हैं। क्या होते हैं, बरसते नहीं हैं। क्यों बरसते, क्यों नहीं बरसते। ठीक है ना, बादल बने लेकिन बरसे नहीं, तो किस कारण की वजह से होता है। पहला ऑप्शन आपका दे रखा है कम दबाव, दूसरा ऑप्शन दे रखा है कम आर्द्रता, और चौथा है हवा की द्रुत गति, हवा की उल्टी या द्रुत गति हो गई, और तीसरा है आपका कम तापमान। सही उत्तर क्या होगा इसका, तो ध्यान रखेंगे इसका जो सही उत्तर होगा साथियों वो होगा कम आर्द्रता के कारण। आर्द्रता जब बढ़ेगी, जब आर्द्रता होगा तभी वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तभी वहाँ पर पानी नहीं है रेगिस्तान में, तो आर्द्रता कहाँ से बनेगी। इसी कारण क्या होता है भैया, कम आर्द्रता के कारण। कम आर्द्रता बहुत कम है, इस वजह से बादल बने लेकिन बरसे नहीं। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 101% संभावना है। बाल विवाह की प्रथा की बात कर रहा है। बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी। ठीक है ना, बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी। पहला ऑप्शन है गुप्त काल, दूसरा है कुषाण काल, तीसरा है मौर्य काल, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन इसका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन इसका साथियों क्या सही होगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका सही, वो होगा गुप्त काल की। क्या है, गुप्त काल में आरंभ हुआ, विवाह की प्रथा आरंभ हुई। ठीक है, कब आरंभ हुई, गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। कब आरंभ हुई साथियों, गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, बार बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, ट्रिपल स्टार लगा लीजिएगा। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे। सोने के जो सिक्के थे साथियों वो किस काल में सबसे ज़्यादा जारी किए गए हैं उसकी बात कर रहा है। पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है गुप्त काल, दूसरा है कुषाण काल, और तीसरा है मौर्य काल, और चौथा है हर्षवर्धन काल। हर्षवर्धन काल में किसका इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। मैं अगर बताऊं इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों ए ऑप्शन, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। गुप्त काल में आरंभ किए गए थे। कब आरंभ किए गए थे साथियों, ए फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है या कहा जाता था। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कविराज की बात कर रहा है साथियों, कविराज कहा जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है मौर्य गुप्त, तीसरा है
चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है कनिष्क और तीसरा है समुद्रगुप्त और चौथा है कुमारगुप्त। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, साथियों वो हो जाएगा समुद्रगुप्त को। किसको दिया गया था? समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता था। ठीक है, समुद्रगुप्त ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गुप्त राजवंश जो था वो किस लिए प्रसिद्ध था, जो कि एग्ज़ाम में बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश जो प्रसिद्ध था साथियों, वो किस वजह से सब प्रसिद्ध था? पहला ऑप्शन दे रखा है साम्राज्यवाद, दूसरा है आपका कला एवं स्थापत्य, तीसरा है राजस्व एवं भूमि और चौथा है ये सभी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, इसका जो सही उत्तर अगर मैं बताऊं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कला एवं स्थापत्य की वजह से प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, कला एवं स्थापत्य। ठीक है, कला एवं स्थापत्य की वजह से क्या था? ये प्रसिद्ध था गुप्त राजवंश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? कह रहा है मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? याद रखेंगे, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो ये था साथियों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, चेर राज्य का। किसका था साथियों? चेर राज्य का बंदरगाह था, चेर राज्य था। ठीक है, चेर का बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था साथियों? ध्यान रखेंगे, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? पहला ऑप्शन दे रखा है श्रीगुप्त, दूसरा दे रखा है घटोत्कच, चौथा है चंद्रगुप्त और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। श्रीगुप्त क्या थे? गुप्त वंश के संस्थापक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी। जो गुप्त शासक थे उनकी सरकारी भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी उसकी बात कर रहा है। जो सरकारी भाषा थी वो सरकारी गवर्नमेंटल भाषा थी उसकी बात कर रहा है। जो वो भाषा यूज़ करते थे उसकी क्या भाषा थी? पहली है पाली, दूसरी है संस्कृति, तीसरी है हिंदी और चौथी है प्राकृतिक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों गुप्त शासकों की सरकारी भाषा जो थी वो थी भैया संस्कृत। कौन सी थी? संस्कृत थी। याद रखेंगे, कभी भूलिएगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, संस्कृत थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिए, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं लिखी जाती थी? कह रहा है दाईं ओर से दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती, उल्टी लिखी जाती थी। हम लोग ऐसे लिखते हैं, वो लोग ऐसे लिखते थे। ठीक है, हम लोग ऐसे लिखते हैं और वो लोग ऐसे लिखते थे। ठीक है, तो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। पहला ऑप्शन दे रखा है खगोष्ठी, दूसरा है शारदा और तीसरा है नंदनागरी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, सटीक उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा साथियों खगोष्ठी। खगोष्ठी क्या होती थी? दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन कह रहा है कि भीमबेटका किस के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है उसकी बात ये कर रहा है। तो भीमबेटका साथियों किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन दे रखा है, क्या दे रखा है? खनिज, दूसरा दे रखा है सोन नदी एवं उद्गम स्थल और तीसरा है गुफाओं के शैल चित्र और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुफाओं के शैल चित्र की वजह से प्रसिद्ध है। ठीक है, क्या है? शैल चित्र की वजह से
गुफाओं की शैलचित्र की वजह से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भीमबेटका से प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी शैलचित्र की वजह से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। कह रहा है व्यापारियों का क्या था, निगम था। साथियों ध्यान रखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। पहला ऑप्शन दे रखा है परिषद। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है परिषद, दूसरा है मणिग्राम और तीसरा है अष्टदिग्गज और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मणिग्राम। मणिग्राम क्या है, मणिग्राम इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज होने वाला अनाज था वो कौन सा था। पहला है चावल और दूसरा है गेहूँ, तीसरा है बाजरा और चौथा है जौ। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा साथियों, ध्यान रखिएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा साथियों चावल। क्या होगा, चावल देखने को मिलता है। क्या है, चावल हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुजरों को किस शासक ने पराजित किया। किसको कह रहा है साथियों, गुजरों को किस शासक ने पराजित किया। गुजरों को किस शासक ने पराजित किया। पहला ऑप्शन दे रखा है राज्यवर्धन, दूसरा है हर्षवर्धन, तीसरा है भास और चौथा है चंद्रगुप्त मौर्य। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों हर्षवर्धन। क्या था, हर्षवर्धन थे। ठीक है, हर्षवर्धन ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौतम किसके द्वारा, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। गौतम बुद्ध द्वारा किसकी भैया, भिक्षुणी की इस संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। किसके द्वारा, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी की स्थापना कहाँ की गई थी। पहला ऑप्शन है सारनाथ, दूसरा ऑप्शन है कपिलवस्तु में और तीसरा है वैशाली और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ये वाला कपिलवस्तु में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। गौतम बुद्ध जी द्वारा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है। गौतम बुद्ध द्वारा ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। पहला है आपका कुशीनगर, दूसरा है बोधगया, तीसरा है आपका वैशाली और चौथा है सारनाथ। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा साथियों, सारनाथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखेंगे, सारनाथ हो गया था। गौतम बुद्ध जी द्वारा पहला उपदेश अपना सारनाथ में दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे। बौद्ध धर्म किसकी बात कर रहे हैं, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म द्वारा दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे। दोनों का उपदेश कह रहा है किसके शासन काल में दिए गए। पहला है अशोक, दूसरा है बिंदुसार, तीसरा है अकबर और चौथा है बिंबिसार। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, ध्यान रखेंगे, इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा साथियों बिंबिसार। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बिंबिसार शासक के काल में दिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। किसको कहा जाता है साथियों, वित्तीय वर्ष। ठीक है, वित्तीय वर्ष की बात कर रहा है, वित्तीय वर्ष कहा जाता है। पहला है अप्रैल से मार्च तक, दूसरा है आपका जुलाई से 30 जून तक और चौथा है 1 सितंबर से 31 अगस्त तक और चौथा है
1 जनवरी से 31 दिसंबर तक किसको वित्तीय वर्ष कहा जाता है? ध्यान रखेंगे वो किसको कहा जाता है साथियों। 1 अप्रैल से जो 31 मार्च तक चलता है उसको क्या कहते हैं? एक वित्तीय वर्ष कहते हैं। 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबारने के लिए किसने सुझाव दिया था? किससे साथियों? तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबारने के लिए किसने सुझाव दिया था? पहला है प्रोफेसर केन्स और दूसरा है मांथस, तीसरा है अमर्त्य सेन और चौथा है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, केन्स द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा सुझाव दिया गया था? ठीक है, केन्स द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी? किसकी साथियों? तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी? ठीक है, अवधि क्या थी? तो पहला ऑप्शन दे रखा है 1920 से 30 तक और 1929 से 33 तक और चौथा है 1918 से 25 तक, 1998 से 2009 तक। इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा 1929 से 33 तक। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा 1929 से 33 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। किसकी दृष्टिकोण से? विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। सही, पहला है सहज, दूसरा है वैज्ञानिक, तीसरा है व्यवहारिक और चौथा उपयुक्त में तीनों। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा सभी हो जाएगा। उपयुक्त में सभी, सहज और वैज्ञानिक और व्यवहारिक तीनों सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया है? कह रहा है साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया है? पहला ऑप्शन है रैगनर नक्स और दूसरा है प्रोफेसर फिशर, प्रोफेसर केन और इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा रैगनर नक्स ने किया था। किसने किया था साथियों? रैगनर नक्स ने किया था। रैगनर नक्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अर्थशास्त्र किनकी रचना थी? अर्थशास्त्र साथियों कह रहा है अर्थशास्त्र किनकी रचना थी? अर्थशास्त्र जो थी वो किनकी रचना थी? पहला है आपका चंद्रगुप्त, दूसरा है मौर्य सिकंदर और तीसरा है चाणक्य और इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा चाणक्य की। किसकी थी साथियों? चाणक्य की थी अर्थशास्त्र रचना की थी, चाणक्य ने की थी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? पहला ऑप्शन दे रखा है 1950, दूसरा 49, तीसरा 48 और चौथा 60 दे रखा है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों 1949 में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा 1949 हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? साथियों किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है उसकी बात ये कर रहा है। पहला ऑप्शन वस्तु मुद्रा, दूसरा है शाख मुद्रा और तीसरा है पत्र मुद्रा और चौथा है चेक। किसको सही ऑप्शन, इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर जो होगा साथियों वो हो जाएगा पत्र मुद्रा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, पत्र मुद्रा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नांकित में कौन विधि ग्राह्य मुद्रा है? कह रहा है विधि ग्राह्य मुद्रा की बात कर रहा है। विधि ग्राह्य 10 रुपए की नोट, चेक
ड्राफ्ट, तीसरा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों 10 रुपये का नोट, 10 रुपये का नोट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज कल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है। साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आजकल की बात कर रहा है। आजकल मुद्रा का कौन सा रूप हमको देखने को मिलता है, धात्विक मुद्रा, धात्विक मुद्रा या फिर पत्र मुद्रा या फिर सिक्के, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है साथियों वो है आपका पत्र मुद्रा। किससे हो जाएगा, पत्र मुद्रा इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखने को मिलता है पत्र मुद्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन मुद्रा के कार्य नहीं है, कौन मुद्रा के किसके साथियों, कौन मुद्रा के कार्य नहीं है। पहला है माध्यम, दूसरा है मापन, और तीसरा है भुगतान, और चौथा है लेखन एवं संपादन। ठीक है, लेखन एवं संपादन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो साथियों लेखन एवं संपादन क्या है, मुद्रा का कार्य नहीं है। क्या है, इनमें से मुद्रा का कार्य नहीं है, लेखन एवं संपादन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। धातु की बात कर रहा है साथियों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। पहला है लोहा, दूसरा है तांबा, तीसरा है पीतल, और चौथा है चांदी एवं सोना। जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा यहाँ पर जो मुद्रा का सबसे ज़्यादा उपयोग हुआ है वो हुआ है चांदी और सोने का। क्या है, चांदी एवं सोना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन साख का आधार नहीं है। किसका साथियों, साख का आधार, साख का आधार। पहला है विश्वास, शिक्षा, चुकाने की क्षमता, और तीसरा है, चौथा है ऋण की अवधि। इसमें जो सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या है, शिक्षा हो जाएगा। शिक्षा क्या है, साख का आधार नहीं है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम पूछ रहा है साथियों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या नाम है, रुपया, डॉलर, टका, दिनार। क्या हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों टका। 1 टका, 2 टका। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। टका के नाम से जाना जाता है वहाँ पर मुद्रा। टका की बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है। कर्ज किसकी, जमा की संतान है, और जमा कर्ज की संतान है। जमा कर्ज की और कर्ज जमा की संतान है। किसने कहा था, केन्स ने कहा था, मार्शल ने कहा था, या फिर पीगू ने कहा था, या फिर क्राउथर ने कहा था। किसने कहा था, इसका जो सही उत्तर है साथियों वो हो जाएगा केन्स ने। क्या हो जाएगा, केन्स ने कहा था कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है। समझ में आया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, केन्स द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है। इनमें से कौन सी प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है। याद रखना, इनमें से कौन सी, पहली है ATM, दूसरा है कागजी नोट, और तीसरा है चेक, और चौथा है ड्राफ्ट। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ATM। ATM आपके पास होता है, प्लास्टिक के रूप में होता है, ध्यान देखे होंगे। तो ATM क्या है, एक प्लास्टिक मुद्रा का कार्य करता है जिसको आप वो किए और अपना कोड डालें, उसके बाद क्या हुआ, पिन डालें, उसमें बाद क्या हुआ कि आपको मुद्रा देता है। ATM द्वारा हम निकाल लेते हैं पैसे को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। साथियों ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन हो गया है। आपको टेलीग्राम चैनल, जो भी बच्चे नए हैं मेरे क्लास में, वो जा कर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझसे जुड़ जाएं। आपको ये टेलीग्राम भी जोड़ लें अपने साथ में, जो भी टेलीग्राम चलाते हैं वो जा कर के RIQ एकेडमी को ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको यहाँ पर इसकी
जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी PDF आपको वहीं पर मिल जाएगी। ठीक है साथियों, मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहना। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक प्रैक्टिस सेट करेंगे, और जितना से ज़्यादा हो सके क्लास को शेयर कर दें RPF वाले बच्चों तक, जिससे कि उनको भी इस 50 क्वेश्चन का लाभ, और भी प्लेलिस्ट वो भी देख लें, जिससे कि उनको लाभ, आपके कोई भाई हों, आपके कोई चाचा हों, आपके कोई दादा हों, या कोई भी हो साथियों, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप वहाँ तक उन बच्चों तक शेयर करें जो RPF का एग्ज़ाम देने योग्य हैं और देने वाले हैं। ठीक है, उनको यहाँ से मैं 100% कहता हूँ, बहुत यहाँ से आपको क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में बैठने के बाद। तो आपको 101% है कि यहाँ पर आपको ये क्लास को शेयर करनी चाहिए। ठीक है, आप उनका भला कर दीजिए, और आप भला करने से ही भला होता है साथियों। ठीक है, मिलते हैं, तब तक बने रहना मेरी क्लास में लास्ट बार। ठीक है, किसी दिन हम मैराथन भी लेंगे साथियों, ध्यान रखिएगा, मैराथन क्लास भी करेंगे, जिसमें हम सभी क्वेश्चनों को भी हम फिर से सॉल्व कर लेंगे, जिससे कि आपके दिमाग में वो फिर से रिपीट हो जाएगा, और वहाँ पर आप जा कर के क्या कर सकते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। मिलते हैं साथियों, तब तक के लिए बने रहना। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, जय हिंद।